हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सो बेसिकली जो सामान्य अध्ययन है आपका, वो आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी से क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं होती हैं एग्जाम में। ठीक है। और इसके साथ साथ में आपका जो करंट अफेयर्स होता है, ठीक है, तो ये भी इंक्लूड होता है क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में हो गया, ठीक है। और कोई उद्यान और कोई बांध अगर नया बना है, कोई योजना अगर आई है, तो उससे रिलेटेड भी सामान्य अध्ययन में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा वीडियो को अंत तक। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं किसका हिस्सा हैं? तो ये जो पर्वत श्रेणियां होती हैं, जो पर्वत का जो क्षेत्र होता है, हिमालय क्षेत्र जो है, तो उसके जो पीर पंजाल और धौलाधार हैं, ये चोटियों के नाम हैं। और पूछा गया है ये पर्वतमालाएं जो पर्वत के जो अलग अलग हिस्सा है, शिवालिक क्षेत्र है, जैसे उच्च हिमालय क्षेत्र, निम्न हिमालय क्षेत्र, तो ये अलग अलग हिमालय के जो क्षेत्र हैं, तो ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देख लेंगे, पार हिमालय क्षेत्र का, शिवालिक का, या उच्च हिमालय क्षेत्र का, या निम्न हिमालय क्षेत्र का। तो इसमें जो राइट आंसर रहता है वो है ऑप्शन डी, निम्न हिमालय क्षेत्र का। जो पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं हैं, ये निम्न हिमालय क्षेत्र का क्या है, हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका कैसी है भारत के अंदर? स्वतंत्र है, संसद के अधीन काम करती है, या राष्ट्रपति के अधीन काम करती है, या प्रधानमंत्री के अधीन? तो भारत की जो न्यायपालिका है वो कैसे काम करती है? स्वतंत्र रूप से, यानी कि वो स्वतंत्र है, ठीक है, वो खुद की डिसीजन ले सकती है। ये अधिकार जो है भारत न्यायपालिका को मिले हुए हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध, यानी कि जो हीराकुंड बांध है, साथ में ये भी पॉइंट नोट करना कि क्वेश्चन में भी आंसर है, कई बार पूछा ये जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ठीक है, किस नदी पर बना हुआ है, और कहाँ पर स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है, किस स्टेट में स्थित है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ काफ़ी हद तक जो है इसका आंसर आप देख सकते हो। भारत का सबसे लंबा बांध जो हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में है, और किस नदी पर स्थित है, पूछा क्या क्या है, किस नदी पर स्थित है। बाकी ये सबसे लंबा बांध यहाँ बताया गया है, हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में स्थित है। सिर्फ आपको बताना है ये किस नदी पर स्थित है। तो नदी के नाम देख लेते हैं, महानदी, गंगा, मंदाकिनी, या घाघरा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, महानदी जो है, जिस पर क्या बना हुआ है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। आगे देखिए, महावीर जी का जन्म कुशीनगर में हुआ, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई, पूछा गया है। तो ऑप्शन देखेंगे, लुम्बिनी, सारनाथ, पावापुरी, या बोध गया में। तो देखिए, महावीर जी का जो जन्म है वो कुशीनगर में हुआ, और इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है पावापुरी में, ठीक है। कहाँ होती है? पावापुरी में। बाकी सारनाथ में तो क्या हुआ था सारनाथ में? जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने क्या दिया था, अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? स्वामी विवेकानंद ने किस मिशन की स्थापना की है, ये भी देखना है, रामकृष्ण मिशन की, ठीक है। किसने? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, पर किस वर्ष की है, आपको ये बताना है आंसर में। तो 1861 में, 1891 में, 1893 में, या 1896 में? इसका जो राइट ऑप्शन रहता है वो है 1896 में। आगे बढ़ेंगे, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जो था, जो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध था, वो कब हुआ? तो जिसको पता है कि बंगाल का विभाजन जो था वो किस वर्ष हुआ था, तो ये 1905 में हुआ था।
तो ऑब्वियस सी बात है जो आंदोलन भी होगा तो वो उसी वर्ष होगा उसके विरुद्ध, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेंगे 1890, 1905, 1902 या 1906, ठीक है। इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1890, 1905, 1902 या 1906। ऑप्शन इसमें राइट रहेगा 1905। 1905 में जो है बंग भंग आंदोलन, जो कि स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, और ये आंदोलन किया क्यों गया था? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किया गया था, जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं विश्व बैंक जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, स्थापना वर्ष है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा एवं विश्व बैंक है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है, वाशिंगटन डीसी में है, तो स्थापना वर्ष कौन सी है इसकी? तो इसका ऑप्शन देखेंगे 1942, 1944, 1943 या 1945। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी 1945। फिर है, सबसे अधिक चमकने वाला, सर्वाधिक गर्म एवं सुबह का तारा नाम से जाने वाला ग्रह कौन सा है? ठीक है, ये सबसे चमकता भी है, सबसे चमकने वाला ग्रह भी कभी पूछा जाता है अलग से, ये कभी पूछा जाता है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, या किस तारे को सुबह का तारा कहा जाता है या भोर का तारा कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बुध, शनि, बृहस्पति, शुक्र, ठीक है। क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से भी बन सकता है, इसमें सारा एक साथ दिया गया है, तो ये बेनिफिट है कि इसको हमको पूरा समझ के चलना है। ऑप्शन इसमें राइट कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, शुक्र जो ग्रह है उसको क्या कहते हैं? सबसे चमकने वाला तारा, सर्वाधिक गर्म और सुबह का तारा भी इसको कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। तो ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे, प्रतिलोम, स्थिर, अनुलोम, समानुपातिक। इसमें राइट आंसर रहेगा प्रतिलोम। फिर है, विटामिन बी से बेरी-बेरी रोग होता है, तो इसका रासायनिक नाम बताना है आपको। विटामिन बी से बेरी-बेरी रोग, और इसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन देखेंगे, रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन या बायोटिन। तो इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें ये राइट रहेगा, थायमिन, ये इसका रासायनिक नाम है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? ऑप्शन गिवन है, चना, मक्का, बाजरा या बी और सी दोनों, ठीक है। तो इसमें जो मक्का और बाजरा है ये दोनों क्या है? खरीफ की फसल है। तो इस बेस पे इसका आंसर बन रहा है बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। आगे है, वायुमंडल में ओजोन परत, वायुमंडल में ओजोन परत, अब इसके कार्य बता सकते हैं आप। इसमें जो ऑप्शन है, इस किस कार्य को करती है? जो वायुमंडल में ओजोन परत है वो क्या कार्य करती है, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे, प्रदूषण उत्पन्न करती है, वर्षा करने में सहायक होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, या पराबैंगनी विकिरण द्वारा पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पराबैंगनी विकिरण द्वारा पृथ्वी पर क्या करती है? जीवन की रक्षा करती है। आगे है, शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष समवर्ती सूची में डाला गया था? ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार था उसको संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको समवर्ती सूची में डाला गया। तो ये संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन देखेंगे, 1952, 1976, 1986 या 1992। तो ऑप्शन इसमें राइट कौन सा है? 1976, ये इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य जो सूचना का अधिकार अधिनियम है इसमें कौन कौन से उद्देश्य किस के तहत मतलब इस अधिनियम को लाया गया था? तो इसमें क्या क्या कार्य होते हैं देख लीजिए। सरकार को क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना, प्राधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट करना, सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना। तो ये सभी कार्य जो है
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के ये उद्देश्य हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होता है। फिर है उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरण या संस्थाएं क्या हैं? ठीक है, तो उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरण या संस्थाएं क्या हैं? तो ये भी आपको एक तरह से कार्य ही देखने हैं इसमें कि उपभोक्ता विवाद निवारण के अंतर्गत कौन से कार्य होते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यानी कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर भी कार्य होता है कि नहीं होता है। ये सारे ऑप्शन इसके राइट हैं। इस बेस पे इसका ऑप्शन जो डी है वो राइट रहेगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहने वाले कौन से अर्थशास्त्री थे? ऑप्शन देखेंगे, रॉबिन्सन, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ या किंच। ऑप्शन इसमें सी जो है वो राइट है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति को स्पष्ट करता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 157। तो ऑप्शन इसमें जो है, जो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति को स्पष्ट करता है, तो ये अनुच्छेद क्या है? 155, अनुच्छेद 155 याद रखना है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है। आगे है, स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। ठीक है, तो फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जो स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद जो भारतीय गवर्नर जनरल बनाए गए, ठीक है, जो प्रथम भी बने और अंतिम भी, उसके बाद से ये जो गवर्नर जनरल का जो पद था वो हटाया गया था। तो इस बेस पे इसका जो राइट आंसर रहता है वो है ऑप्शन सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक है, आगे है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो देखिए इसमें कितने सारे आंसर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। फिर से जो जनगण मन है राष्ट्रगान, वो किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ये प्रकाशित हुआ था सर्वप्रथम जनवरी 1912 में। ठीक है, तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं होती है एग्जाम में। तो देखिए, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखित राष्ट्रगान है जनगण मन, जो कि सर्वप्रथम जनवरी 1912 में प्रकाशित हुआ था, तो वो सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ये जनगण मन नाम से उस समय प्रकाशित नहीं हुआ था। तो ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्र जागृति, भारत भाग्य विधाता, तत्वबोधिनी या निम्न में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर है भारत भाग्य विधाता। ठीक है, ये नाम से ये क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी, जो राष्ट्रगान है जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। ठीक है, फिर बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन पे। चाय, मसाले, कॉफी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है? जिसमें चाय, मसाले और कॉफी, ठीक है, इनकी खेती की जा सके, तो इसके लिए काली मिट्टी सही है, लेटेराइट है, या लाल मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? कौन सी मिट्टी जो उपजाऊ होती है? तो इसमें ऑप्शन डी सही रहता है, पर्वतीय जो मिट्टी होती है। ठीक है, जहाँ पर चाय, मसाले और कॉफी की खेती अच्छे से की जा सकती है। आगे देखें, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? ऑप्शन देखेंगे, प्रतिलोम, स्थिर, अनुलोम या समानुपातिक। तो इसमें राइट आंसर रहता है ऑप्शन ए, प्रतिलोम। फिर है स्टैगफ्लेशन स्थिति है। तो ऑप्शन देखिए, गतिरोध और मुद्रास्फीति की, गतिरोध और अपस्फीति को, या गतिरोध और मंदी की, या गतिरोध और पुनरुत्थान की। ठीक है, ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट आंसर है स्टैगफ्लेशन स्थिति कौन सी है? ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा, गतिरोध और मंदी की। ठीक है, जब मतलब
कोई आगे जो मार्केट है वो उसमें उसकी गति में क्या है, रोध आ रहा, रुकावट आ रही है और मंदी हो रही, किसी चीज़ की कमी हो रही है बाज़ार में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन स्थिति बोलते हैं। आगे है, संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल में भारत को निम्न में से किस रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन देखेंगे, एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, या एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, या एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या एक गणराज्य। ठीक है, तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, तो इसमें जो भारत को नाम दिया गया वो एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो प्रस्तावना है उसको रखा गया है इस तरीके से। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वाला। आगे है, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई? ठीक है, ऑप्शन देखिए, उच्च न्यायालयों को, उच्चतम न्यायालयों को, सभी न्यायालयों को, या उपरोक्त दोनों ए और बी का। ठीक है, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई? तो इसमें आंसर रहता है आपका ए और बी, उच्च न्यायालयों को और उच्चतम न्यायालयों को। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस बेस पे जो है ए और बी दोनों रहेगा। फिर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम जोरहट में स्थित किस जंतु के संरक्षण हेतु बनाया गया है? ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम जोरहट में स्थित है। किस पशु के संरक्षण के लिए बनाया गया है? तो ऑप्शन देखेंगे, एक सींग वाला गैंडा, जंगली हाथी, कस्तूरी मृग, एशियाई हाथी। राइट आंसर इसमें रहने वाला है एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा इसका जो राइट आंसर रहेगा इसमें। आगे है, सामान्य फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वर मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है? ठीक है, जहाँ पर सामान्य फसलों के जहाँ पर उगती हैं तो उस मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो कितने होने तक की संभावना होती है? ऑप्शन देखिए, 3, 4, 6 से 7 या 9 से 10। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी 6 से 7। ठीक है, ये सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे क्या दिए गए हैं, उद्यान और अभ्यारण्य दिए गए हैं और जो स्टेट है उनके नेम दिए गए हैं कि कौन कौन से स्टेट में ये जो अभ्यारण्य या उद्यान है वो अवस्थित हैं। जहाँ रॉन्ग है वो उसको आपको करेक्ट करना है, सुमेलित नहीं है पूछा है। तो जो जिम कॉर्बेट है ये उत्तराखंड में है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, घाना पक्षी विहार राजस्थान में है, पेरियार अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में नहीं है, ये केरल में स्थित है। तो इस बेस पे जो ऑप्शन सुमेलित नहीं होता है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जो स्थायी सदस्य नहीं है पूछा है। ऑप्शन देखिए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या यूएसए। तो जो स्थायी सदस्य नहीं है संयुक्त सुरक्षा परिषद का, तो ये है आपका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। फिर है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? ठीक है, तो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। जो कथक है वो कहाँ की नृत्य शैली है? पहले इसका आंसर ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन देखिए, मणिपुर, केरल, उड़ीसा या उत्तरी भारत। तो बेसिकली जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है, तो उस बेस पे इसका आंसर ऑप्शन जो डी है। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो राइट रहता है, उत्तरी भारत। ठीक है, और दूसरा जो कथक की तरह आपको लगता है जिसकी वजह से कंफ्यूजन होता है वो कथकली है जो कि केरल का नृत्य है। आगे है, वायुमंडल में ओजोन परत। ठीक है, ये फिर से देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो वायुमंडल में ओजोन परत क्या काम करती है? प्रदूषण को उत्पन्न करती है, वर्षा करने में सहायक होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्पन्न करती है,
या पराबैंगनी विकिरण द्वारा पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अभी जस्ट ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोबारा से, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको क्या किया था, डिस्कस किया था। तो उस बेस पे इसका आंसर वायुमंडल में ओजोन परत जो है पराबैंगनी विकिरण द्वारा पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, ये इसमें राइट रहेगा। फिर ओजोन परत व्यवस्थित है, तो कौन से मंडल में व्यवस्थित है ये ओजोन परत? प्रकाश मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में या क्षोभ सीमा में? तो इसमें राइट आंसर है समताप मंडल में। आगे है प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित योजनाएं और उनके लक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए सुमेलित नहीं है पूछा फिर से, तो देखेंगे वन बाय वन। सर्व शिक्षा योजना जो कि संपूर्ण साक्षरता हेतु विशेष प्रयास करना, ये बिल्कुल सही है। सुमेलित नहीं ढूंढना हमने, तो ये तो सुमेलित है, ठीक है। सर्व शिक्षा की योजना के अंतर्गत संपूर्ण साक्षरता हेतु विशेष प्रयास की बात हुई थी। फिर है शिक्षा मित्र योजना, जिसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जो था शिक्षकों को अपॉइंट किया गया था, बाद में जाकर के वो परमानेंट भी हो गए थे स्कूलों में, ठीक है। शिक्षा मित्र योजना इसके अंतर्गत लाई गई थी। फिर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जिसमें बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था हो, फर्नीचर हो, क्लास के अंदर चौक वगैरह सब चीज़ें प्रॉपर है या नहीं है, तो इसके अंतर्गत ये जो बात है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना के अंतर्गत रखी गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है शिक्षा गारंटी योजना, जिसमें सभी वर्गों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना, तो ये ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, ठीक है। शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत जो है ये बात नहीं हुई थी सभी वर्गों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना, बल्कि शिक्षा गारंटी योजना के तहत जो बात हुई थी वो हुई थी कि जो आसपास के गांव हैं उसमें 1 किलोमीटर के भीतर स्कूल खोलने की बात हुई थी, ठीक है। और ये योजना जो थी वो 1 जनवरी 1997 से शुरू की गई थी, ये भी साथ में नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। संविधान के भाग 4 में वर्णित है, तो संविधान के भाग 4 में क्या वर्णित है? देखिए मौलिक अधिकारों का क्या विधि के शासन, समवर्ती सूची, निर्देशक तत्व, ठीक है। तो संविधान के भाग 4 की बात की जा रही है, तो इसमें है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जिसमें भाग 4 में ये सम्मिलित हैं। और अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद भी याद रखने हैं। 36 जो है 36 से 51, सिंपल याद रखने के लिए आप 36 से 51 याद कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों को देख लेते हैं। मौलिक अधिकार जो है आपके भाग 3 में है, जो कि 12 से 33 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 12-33 तक है। फिर है विधि के शासन, तो ये अनुच्छेद 13 में है, विधि का शासन की बात अनुच्छेद 13 में की गई है। और समवर्ती सूची ये 7वें अनुसूची में है, ठीक है, ये भी आपने नोट करना है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च महात्मा गांधी ने कब किया था? तो ऑप्शन देखिए 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1920 या 6 अप्रैल 1931 या 6 अप्रैल 1942, ठीक है। तो देखिए जो नमक कानून तोड़ने के लिए इसमें जो क्वेश्चन है इसमें आपको डबल आंसर भी मिल रहे हैं, देखिए, क्योंकि जो दांडी मार्च था वो महात्मा गांधी के द्वारा करवाया गया था, लेकिन कई बार ये भी पूछा जाता है कि क्यों करवाया गया था, तो इसका आंसर यहाँ गिवन है कि नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को क्या किया था, मतलब दांडी मार्च किया था या एक आंदोलन किया था। तो ये कब हुआ था? ये 6 अप्रैल 1930 में हुआ था, ये याद रखना है, 6 अप्रैल 1930 में। फिर है निम्न में कौन सी खरीफ की फसल है? ऑप्शन देखेंगे चना, मक्का, तिल या बी और सी दोनों, ठीक है। तो खरीफ की फसल जो है वो मक्का भी है और तिल भी है, तो इस बेस पे आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बी व सी दोनों, ठीक है। एक चीज़ और नोट करनी है, इसमें जो मक्का है तो ये मक्का खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, इन तीनों में ही इसको काउंट किया जाता है मक्का की फसल को, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।